आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे चैप्टर 8 ऑफ कानूनी शहादत ऑर्डर, जो कि एस्टॉपल से डील करता है। एस्टॉपल बेसिकली एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है स्टॉप कर देना, रोक देना। ये बेसिकली ऐसा रूल ऑफ एविडेंस है जिसके अंदर एक पार्टी अगर कोई एक्शन करती है या कोई स्टेटमेंट देती है और बाद में वो अपनी प्रीवियस स्टेटमेंट और एक्शन से अगर मुड़ना चाहती है, उसे बदलना चाहती है, तो वो रुक नहीं सकती। एस्टॉपल जो है उन्हें बार कर देता है उनकी प्रीवियस स्टेटमेंट से यू टर्न लेने से और उनके प्रीवियस कंडक्ट और एक्शन से यू टर्न लेने से। यानी अगर एक पर्सन कोई पहले कोई बयान दे देता है या कोई कंडक्ट करता है, कोई एक्शन करता है और बाद में वो उस चीज़ से रिवर्ट बैक करना चाहता हो, यू टर्न करना चाहता हो, तो जो स्टॉपल है रूल ऑफ एविडेंस वो उसे ऐसा करने से रोकता है, उस पर बार लगा देता है। स्टॉपल की प्रैक्टिस ज़्यादातर सिविल केसेस के अंदर फॉलो की जाती है। इससे रिलेटेड जो आर्टिकल हैं इस चैप्टर में वो 3 हैं। स्टॉपल से रिलेटेड 3 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 114 टू आर्टिकल 116। आर्टिकल 114 में स्टॉपल की डेफिनेशन बताई गई है कि स्टॉपल बेसिकली होता क्या है, और फॉर फर्दर क्लैरिटी एक इलस्ट्रेशन भी दी गई है इस चीज़ को समझाने के लिए। और जो आर्टिकल 115 और 116 है उसके अंदर बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ स्टॉपल बताई गई हैं कि मसलन कुछ केसेस, कुछ सिनेरियोज डिस्कस की गए हैं कि जहाँ पर जो ये स्टॉपल की प्रैक्टिस जो है वो अप्लाई होती है। तो अब हम लोग वन बाय वन इन तमाम आर्टिकल को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल 114 स्टॉपल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका कॉन्सेप्ट, जो इस आर्टिकल का जो क्रस्ट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, एंड आफ्टर दैट हम लोग अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बेयर एक्ट से रीड करेंगे और फिर उसे फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। तो जो जनरल कॉन्सेप्ट है स्टॉपल का वो ये है कि जब एक पर्सन अपने किसी एक्ट, ऑफिशियल या डिक्लेरेशन के थ्रू किसी पर्सन को ये यकीन दिलाता है कि वो बिलीव करे कि कोई फ़लाँ फैक्ट एग्जिस्ट करता है, और वो पर्सन जिसे वो ये यकीन दहाली कराने की कोशिश कर रहा है, वो ये पर्सन उस पर्सन की जो एक्ट, ऑफिशियल डिक्लेरेशन पे यकीन करते हुए समझता है कि वाकई ये फ़लाँ एग्जिस्ट करता है, फैक्ट जो ये मुझे दिखा रहा है, और वो कोई एक्शन भी कमिट कर देता है। और अब बाद में ये पर्सन जो कि इसे यकीन दिलाना चाहता था कि फ़लाँ फैक्ट एग्जिस्ट करता है, उसके दरमियान और ये पर्सन जिसने इसकी इस एक्ट, डिक्लेरेशन और विषय पर कमिट करते पर बिलीव करते हुए कि फ़लाँ फैक्ट एग्जिस्ट करता है, कोई एक्शन परफॉर्म कर दिया है, इन दोनों के दरमियान बाद में अगर कोई सूट या प्रोसीडिंग, यानी अगर कोई सिविल कार्रवाई या क्रिमिनल कार्रवाई चल जाती है, तो बाद में ये जो पर्सन है जिसने उसे यकीन दिलाया था कि फ़लाँ फैक्ट एग्जिस्ट करता है, हालांकि वो एग्जिस्ट नहीं करता था, वो इस चीज़ से बुकर नहीं सकता। ला वो बुकर सकता है और ला ही उसका रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट बुकर सकता है। इसी तरह ये जो मुकदमा है इसके ख़िलाफ़ वो जो पार्टी जिसने इसके एक्ट, डिक्लेरेशन और विषय पर बिलीव करते हुए एक्शन लिया था, वो खुद भी कर सकता है और उसका रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट भी कर सकता है। इधर बेसिकली इधर यही चीज़ एक्सप्लेन की गई है, स्टॉपल का यही कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गया है। तो जनरली इसका कॉन्सेप्ट यही हुआ है कि अगर एक पर्सन कोई एक्शन करता है या कोई एक्शन कहीं करता है, कोई विषय करता है, कोई डिक्लेरेशन करता है, और इसके थ्रू, इस एक्ट, डिक्लेरेशन और विषय के थ्रू उसका जो इंटेंशन होती है वो ये होती है कि कोई भी पर्सन जो है ना, जो ये चीज़ दिखाना चाह रहा है, इस चीज़ को एग्जिस्ट करता हुआ वाले के फ़लाँ फैक्ट एग्जिस्ट करता है, और कोई पर्सन इस चीज़ पे बिलीव करता है, कोई एक्शन परफॉर्म कर भी देता है कि हाँ ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, तो बाद में ये बंदा अगर उस चीज़ से मुकरना चाहे, जो ये एक्ट, डिक्लेरेशन विषय कर रहा था, वो मुकर नहीं सकता, इसे स्टॉप कर दिया जाता है इस चीज़ से। तो अब हम लोग इसको बेयर एक्ट से रीड करते हैं और फिर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इलस्ट्रेशन से भी क्लियर करेंगे। तो सिंपल है कि वेयर वन पर्सन हैज़ बाय इस डिक्लेरेशन, एक्ट और विषय intentionally caused or permitted another person to believe a thing to be true and to act upon such belief। हैज़ का वर्ड लिखा हुआ है कि मतलब एक पर्सन ने कोई काम कर लिया है, ये पास की प्रैक्टिस को शो कर रही है। इसका मतलब ये हैज़ का वर्ड यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक पर्सन कोई उसने एक्शन किया, कोई विषय किया, कोई डिक्लेरेशन कर चुका है, और उस करने के पीछे उसकी इंटेंशन क्या थी कि वो चाहता था कि फ़लाँ पर्सन जो है, कोई अनदर पर्सन, कोई भी बंदा जो है वो बिलीव करे कि फ़लाँ चीज़ ये जो उसका जो ये काम कर रहा है ना वो एग्जिस्ट करती है, जो मतलब जो उसे दिखाना चाह रहा है वो चीज़ एग्जिस्ट करती है, एंड टू एक्ट अपॉन सच बिलीफ। और वो पर्सन जिसको ये दिखाना चाह रहा था उसने भी बेवकूफ़ बनते हुए, उस पर यकीन करते हुए कोई एक्शन परफॉर्म कर लिया है। अब क्या होगा इस प्रैक्टिस का नतीजा? आइदर ही और हिज रिप्रेजेंटेटिव शैल बी अलाउड इन एनी सूट और प्रोसीडिंग बिटवीन हिमसेल्फ एंड सच पर्सन और हिज रिप्रेजेंटेटिव टू डिनाई द ट्रूथ ऑफ दैट थिंग। यानी बाद में अगर
इस पर्सन के दरमियान जो ये शो करा रहा था, जो ये स्टॉपल की प्रैक्टिस जो ये पर्सन जो है ये शो करा रहा था कि फ्लॉ फैक्ट एग्जिस्ट करता है, उसके और उसके या उसके रिप्रेजेंटेटिव के दरमियान उसके या उसके रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट जिस पर्सन ने इसकी इस एक्शन पर बिलीव करते कोई परफॉर्म किया है एक्शन, उस बंदे के या उसके रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ कोई मुकदमाबाजी करते हैं, कोई सिविल मुकदमा हो जाता है या क्रिमिनल मुकदमा के अंदर प्रोसीडिंग का लिखा हुआ है कि कुछ चल जाता है, तो वो चीज़ जो है वो ये जिसने ये एक्शन परफॉर्म किया था कि फ्लॉ फैक्ट एग्जिस्ट करता है, ला वो ला उसका रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट जो है उस चीज़ से इनकार नहीं कर सकता कि हाँ भाई ये हमने ये एक्ट डिक्लेरेशन और विशल की थी। इलस्ट्रेशन इसकी कंसीडर करते हैं एक और एग्जाम्पल से इसकी अच्छी समझ आ जाएगी। मिसाल के तौर पर ये है कि एक पर्सन है, उसको जायदाद में से हिस्सा मिल रहा है और एक प्लाट उसके लाभ पर आला है। अभी वो प्लाट उसके लाभ पे नहीं आया, वो उसका एक्चुअल ओनर नहीं है, लेकिन वो अपने किसी फ्रेंड को ये शो करता है कि भाई ये देखो ये प्लाट मेरा ही है क्योंकि मैं इसका वारिस हूँ, तो और मैं आपको ये चीज़ सेल करना चाहता हूँ, मैं आपको ये चीज़ सेल करना चाहता हूँ 50 लाख रुपए में। वो जो उसका फ्रेंड है वो ये देखते हुए कि वाकई यहाँ ये तो इसकी प्रॉपर्टी है, वो ये चीज़ जो इसका ये एक्शन है कि जो कहता है कि ये प्लॉट मेरा ही है तो मैं इसका ओनर हूँ, वो समझते हुए कि हाँ ये इसी का है, वो इसको बयाला इसके साथ कर लेता है, सेल ट्रांजेक्शन दोनों पार्टीज़ के दरमियान हो जाती है, उसे 50 लाख रुपये दे देता है। और अभी ये बंदा जो है जिसने इसे कहा था कि ये प्लाट मेरा ही है, उसके लाभ पे ये चीज़ ली है। अब होता क्या है कि ये प्लाट जो है वो बाद में जो है उनकी विरासत जायदाद तकसीम होती है। अब ये प्लाट इसके लाभ पर आ जाता है जो कि पहले नहीं था और ये से पहले ही टाइटल लेने से पहले ही फ़रोख्त कर चुका है अपने किसी दोस्त को। तो अब जब उसका दोस्त उसे कहता है कि आप जो है वो मुझे अब पोसेशन इसकी प्लाट की दे दो क्योंकि मैंने आपसे ये प्लॉट ख़रीद लिया है, तो अब आप ये चीज़ मुझे हैंड ओवर कर दो। ये उसे हैंड ओवर करने से इनकार कर देता है कि मैं आपको किस तरह हैंड ओवर कर दूँ, क्योंकि जिस टाइम आपने और मेरे दरमियान ये सेल ट्रांजेक्शन हुई है उस टाइम तो मेरे पास इसका टाइटल था ही नहीं। जब मेरे पास टाइटल नहीं था, जब मैं ओनर ही नहीं था, तो हमारी जो सेल ट्रांजेक्शन है वो तो वैलिड ही नहीं थी। तो इस तरह क्या करता है वो उसके 50 लाख रुपये भी खा लेता है और उसे प्लाट की पोजेशन डिलीवर करने से भी इनकार कर देता है। अब वो उसका फ्रेंड जो है वो एग्रीव पार्टी हो गया इस केस के अंदर, वो अब क्या करेगा इसके ख़िलाफ़, क्या उसके पैसे का जो है वो नुकसान हो गया, उसको 50 लाख रुपये जाते रहे, तो वो कोर्ट में जाएगा। कोर्ट में जाकर वो इस एक्शन को जो है उसके चैलेंज करेगा। अब यहाँ पर ये जो पार्टी है वो इसको जो है ना जिसने इससे 50 लाख रुपए भी ले लिए, अपने दोस्तों से प्लाट भी नहीं दे रहा, उस चीज़ उसको उसके ऊपर जो है ये स्टॉपल लग जाएगा कि वो स्टॉपल होने की वजह से वो ये ऐसा एक्शन करने से ये इनकार नहीं कर सकता, मतलब से वो प्लाट हैंड ओवर करने से इनकार नहीं कर सकता कि जिस टाइम जो हमारी ट्रांजेक्शन हुई थी उस टाइम तो मेरे पास इस चीज़ का टाइटल ही नहीं था, अगर हमारी जो ट्रांजेक्शन ही वैलिड नहीं है क्योंकि मेरे पास उस टाइम टाइटल नहीं था। इस चीज़ पे कहने से ये चीज़ इनकार नहीं कर सकता। जो इसकी प्रीवियस स्टेटमेंट थी कि मैं जो एक्चुअल ओनर हूँ उस चीज़ का, और उसके ऊपर यकीन करते हुए उसके दोस्त ने उसके साथ ये ट्रांजेक्शन की थी, अकॉर्डिंग टू स्टॉपल जो है उसे उसकी उस प्रीवियस स्टेटमेंट पे बार कर दिया जाएगा कि यही कंसीडर किया जाएगा आप इस चीज़ से मुकर नहीं सकते जो आपने कहा था कि मैं ओनर हूँ, तो लिहाजा जब आप मुकर नहीं सकते तो अब आपका टाइटल भी परफेक्ट नहीं रहा, तो अब ये यानी आप वो कोर्ट जो है उसको जो प्रॉपर्टी है वो हैंड ओवर करवा देगी इसके दोस्त को विद द हेल्प ऑफ एस्टॉपल रूल। आई होप ये इसकी अब बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी और समझ आ गई होगी इसकी कि एस्टॉपल क्या होता है। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आर्टिकल 150 और 116 जिसके अंदर एप्लीकेशन ऑफ एस्टॉपल बताई गई है, जिसके अंदर के एस्टॉपल की जो प्रैक्टिस है वो कहाँ कहाँ अप्लाई होती है। और ये जो केसेस है ना ये बेसिकली सिविल मैटर ही डिस्कस किए हुए, दैट्स व्हाई डिस्कस किया था स्टार्ट पे ही कि एस्टॉपल की जो प्रैक्टिस है वो आपको सिविल केसेस के अंदर ही ज़्यादा देखने को मिलेगी। 99% जो सिविल केसेस है उसके अंदर 99% जो एस्टॉपल की प्रैक्टिस है सिविल केसेस के अंदर ही देखने को मिलती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिमिनल मैटर के अंदर ये अप्लाई नहीं होता, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 114 आप लोगों को प्रोसीडिंग का वर्ड नज़र आया है, और प्रोसीडिंग का वर्ड जहाँ भी मेंशन हो तो उसका मतलब होता है क्रिमिनल की बात हो रही है। तो उसका मतलब ये है कि एस्टॉपल अप्लाई होता है सिविल और क्रिमिनल दोनों मैटर में ही, लेकिन जो मेजॉरिटी मैटर है ना सिविल के,
सिविल केसेस के अंदर ये इसकी प्रैक्टिस फॉलो होती है। खैर अलबत्ता हम लोगों ने तो आर्टिकल 150 डिस्कस करना है, तो आर्टिकल 150 की अगर बात करें तो उसमें है कि स्टॉपल ऑफ टैलेंट एंड लाइसेंसिंग ऑफ पर्सन इन पोसेशन। इस आर्टिकल में बेसिकली जो है वो स्टॉप लगाया जा रहा है टैलेंट के ऊपर और लाइसेंसी के ऊपर। पहले वही पुराना क्राइटेरिया के पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर वेयर एक्ट रीडिंग करेंगे। तो कॉन्सेप्ट इसका यही है कि इसमें टैलेंट को स्टॉप किया जा रहा है इस चीज़ से कि वो डिलाई नहीं कर सकता कि जो लैंडलॉर्ड ने उसे प्रॉपर्टी दी है, टेनेंसी पे किराए पे दी है रहने के लिए, वो इस चीज़ से डिलाई नहीं कर सकता कि जो लैंडलॉर्ड ने मुझे प्रॉपर्टी दी है उसके पास वो ऑलरेडी ली है इस प्रॉपर्टी का, जो कि इसने मुझे किराए पर रेंट पर रहने के लिए दी है। वो इस फैक्ट से डिलाई नहीं कर सकता, मतलब लैंडलॉर्ड के टाइटल से डिलाई नहीं कर सकता, उसे इस चीज़ से स्टॉप किया गया है टैलेंट को। इसी तरह जो लाइसेंसी ऑफ पोसेशन है कि अगर जो लाइसेंसी है उस पर्सन ने जो है वो लाइसेंसर से कोई लाइसेंस लिया हुआ है तो उसको स्टॉप किया जा रहा है कि वो लाइसेंसर की अथॉरिटी टू इशू लाइसेंस को चैलेंज नहीं कर सकता, डिलाई नहीं कर सकता, ये नहीं कह सकता कि इसके पास तो लाइसेंस ग्रांट करने की मुझे अथॉरिटी ही नहीं थी। इसको भाई पहले एक एग्जांपल से समझेंगे और उसके बाद जो है वो बेयर एक्ट से स्टडी करेंगे। एग्जांपल जो है वो टैलेंट के मामले में इस तरह ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल लैंडलॉर्ड ने टैलेंट को 30,000 पे, 30,000 तो वाला बहुत कम कराया है, फॉर एग्जाम्पल उसने 50,000 पे जो है पहला उसे रेंट हुआ, उनके दोनों पार्टीज़ के दरमियान फिक्स हुआ है और उसने उसे 50,000 पर मंथ रेंट के हिसाब से जो है वो एक घर दिया हुआ है रहने के लिए। अब टैलेंट क्या करता है, उसे कुछ भी हिले तो रेंट देता रहता है, बाद में जो है टैलेंट क्या कहता है कि वह कहता है उसे रेंट ही नहीं देता। तो अब लैंडलॉर्ड उससे पहले रेंट रिकवर करने के लिए उसे लीगल नोटिस देता है कि आप मुझे मेरा रेंट शराफत से दे दो, नहीं तो मैं कोर्ट पे आपके खिलाफ जाऊँगा। टैलेंट की को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टैलेंट कहता है ठीक है बोलता रहे, मैं क्या करूँ। फिर क्या होता है, वो रेंट ट्रिब्यूनल के पास चला जाता है लैंडलॉर्ड कि भाई मैंने से लीगल नोटिस भी भेजा था और जो कि मुझे रेंट ही पे कर रहा, तो ऑल ग्राउंड ऑफ डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ रेंट मैं चाहता हूँ कि इसको मेरे घर से निकाला जाए। और यानी वो इविक्शन ऑफ टैलेंट की दरख्वास्त देता है और वो उसे निकालना चाहता है और वो कोर्ट से फिर मदद लेता है कि इसको आप मेरे घर से काइंडली मेरी मदद करें, इसे निकाल लें और जो रेंट जो इसने मुझे पे नहीं किया हुआ वो डिफ़ॉल्ट रेंट भी मुझे रिकवर करवा कर दे। तो टैलेंट वहाँ पर कोर्ट में जब इनकी प्रोसीडिंग चल रही है तो टैलेंट ये नहीं कह सकता, टैलेंट को इसीलिए स्टॉप किया गया इसी चीज़ से रोकने के लिए, लैंडलॉर्ड के नुकसान से बचाने के लिए कि वो टैलेंट उस टाइम ये नहीं कह सकता कि भाई जिस टाइम इसने मुझे ये प्रॉपर्टी दी थी रहने के लिए रेंट पे, उस टाइम उसके पास ये तो लैंडलॉर्ड ही नहीं है उस जगह का, मतलब सॉरी ये मालिक ही नहीं उस जगह का, ये तो अथॉरिटी नहीं रखता था कि ये मुझे निकाल देता, मतलब उसके टाइटल को चैलेंज नहीं कर सकता। वो ये नहीं सकता कि जिस पर वो ऐसा टैलेंट जिस प्रॉपर्टी पर रह रहा है जो लैंडलॉर्ड है उसके पास तो उस प्रॉपर्टी का टाइटल ही नहीं है, उसे इस चीज़ से मना किया गया है। तो बेसिकली ये जो प्रोविजन है ये से टू फॉर द पर्पज़ टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ लैंडलॉर्ड है, लैंडलॉर्ड के इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए है। इसी तरह लाइसेंस और लाइसेंसी वाली जो एक एग्जांपल है इसको भी इसी से समझ लेते हैं कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उसका जो है वो ख़ुद बहुत बड़े लेवल पर शोरूम है बाइक्स का और उसकी उन्होंने अपनी फॉर एग्जांपल आप लगा लो यूनिक बाइक्स है, यूनिक बाइक ट्रेडर्स है, उनका अपना जो मेन ऑफिस है वो लाहौर में है और सरगोदा पे वो एक पर्सन को फ्रेंचाइज दे देते हैं अपनी कि आपने भी जो हमारे बाइक्स है ना वो सेल कर ले है। फ्रेंचाइज देने के लिए उन्होंने उसे लाइसेंस ग्रांट किया है कि आप भी जो है वो सेल कर सकते हो और जो लाइसेंसी है उसको उसके बदले में उसे कुछ रॉयल्टी फ़ीस देनी है। आफ्टर सम टाइम वो पर्सन जो है वो उसे पैसे देने से मना कर देता है, जो एक्चुअल लाइसेंसर है जो जिसकी यानी जो यूनिक बाइक्सर को वो रॉयल्टी फ़ीस नहीं देता और बाद में जब वो पैसे रिकवर करने के लिए वो भी कोर्ट में जाते हैं तो ये कह देता है ये उसे वो ये नहीं कह सकता कि जिस टाइम आपने मुझे ये फ्रेंचाइज दी थी, मतलब उसका लाइसेंस दिया था, आपके पास ये अथॉरिटी ही नहीं थी मुझे लाइसेंस इशू करने की, लाइसेंसी को इस यहाँ पर इस प्रैक्टिस से उस पर यहाँ पर स्टॉप पर लगाया गया है। अगर हम लोग किसी भी चीज़ की एग्जांपल समझ लेते हैं ना तो हमें वो चीज़ ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रह जाती है बनिस्बत ये कि अगर हम लोग वेयर एक्ट से बेशक कितनी दफ़ा भी पढ़ेंगे लेकिन जब तक हम उसे कोई लाइफ में अपनी प्रैक्टिकल लेवल पे किसी चीज़ को नहीं समझते तब तक हमें वो चीज़ क्लियर नहीं होती। दैट्स वाई मैंने इसके मतलब कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर मेंशन की है। आई होप आपको बेहतर समझ आ गई होगी। लेकिन अब हम लोग इसको पढ़ लेते हैं वेयर एक्ट से।
सो इधर लिखा हुआ है कि लो टेनेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, नो टेनेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और पर्सन नो टेनेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और पर्सन क्लेमिंग थ्रू सच टेनेंट, मतलब वो फॉर एग्जाम्पल ये जो टेनेंट है उसकी डेथ हो जाती है और मुकदमा अब चल रहा है टेनेंट और उसके टेनेंट के घर वालों के दरमियान और लैंडलॉर्ड के दरमियान, तो इसलिए तो लिखा हुआ है कि पर्सन क्लेमिंग थ्रू सच टेनेंट। तो कह रहे हैं लो टेनेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पर्सन क्लेमिंग थ्रू सच टेनेंट शेल ड्यूरिंग द कंटिन्यूस ऑफ टेनेंसी बी परमिटेड टू डिनाई दैट लैंडलॉर्ड ऑफ सच टेनेंट had at the beginning of tenancy at a title to such immovable property। तो यहाँ पर स्टॉपर लगाई गई है टेनेंट के ऊपर और जो पर्सन उसके थ्रू क्लेम कर रहे होते हैं कि उन पर ये ऑब्लिगेशन है कि जो टेनेंसी का टाइम पीरियड जब तक वो उसके किराएदार है लैंडलॉर्ड के, उस टाइम पीरियड के दौरान वो इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते कि जिस टाइम पर ये टेनेंसी रिलेशनशिप के दरमियान एग्जिस्ट हुआ था, मतलब उसने लैंडलॉर्ड ने अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे को टेनेंट को दी थी, वो इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते कि उस टाइम लैंडलॉर्ड के पास टाइटल ही नहीं था इस प्रॉपर्टी को रेंट पर देने का। एंड नो पर्सन हु केम अपॉन एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी by the license of the person in possession thereof shall be permitted to deny, and no person who came upon any property by the license of the person in possession thereof shall be permitted to deny such person had a title to such possession at time when such license was given। अच्छा, ये जो मैंने एग्जांपल दी वो बाइक के बजाय, क्योंकि यहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी की प्लेस के मतलब लाइसेंस की है, तो इसकी एग्जांपल चेंज कर लेते हैं। तो इसकी एग्जांपल ये कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन ने कोई जगह जो है वो अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए किसी पर्सन को दी है और वहाँ पर उन्होंने डेयरी फैक्ट्री उन्होंने लगाई हुई है, मतलब नेस्ले की कंपनी है, वो जो अपने प्रोडक्ट बनाती है उसने किसी और पर्सन को भी लाइसेंस ग्रांट किया हुआ है कि आप ये काम कर सकते हैं, और उसके लिए उन्होंने जगह भी अलॉट की हुई है और लाइसेंस की उसने रॉयल्टी फ़ीस वगैरह पे कर ली है। बाद में वो कुछ टाइम पीरियड के बाद अगर वो उस जगह को, उस फैक्ट्री को इस्तेमाल करने की रॉयल्टी फ़ीस वगैरह पे नहीं कर रहा, तो बाद में अगर उनके दरमियान कोई इशू आ जाता है तो जो लाइसेंसी है उसको बाहर कर दिया गया है कि वो उसको ये इनकार नहीं कर सकता, ये नहीं कह सकता कि जिस टाइम इससे पर्सन ने मुझे लाइसेंस इशू किया था इस जगह को इस्तेमाल करने का, उसके पास अथॉरिटी नहीं थी लाइसेंस ग्रांट करने की। तो यहाँ पर भी यही मेंशन किया हुआ है कि अगर एक पर्सन को बाय लाइसेंस उसके पास किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी की पोसेशन आई है और उसे लाइसेंस के थ्रू मिली है, तो उसका मतलब ये कि वो लाइसेंसी हो गया है और उस लाइसेंसी के ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि वो ये इस फैक्ट से डिनाई नहीं कर सकता कि जिस टाइम उसको ये लाइसेंस ग्रांट किया गया था तो जो लाइसेंस है उसके पास टाइटल ही नहीं था, उसको अथॉरिटी ही नहीं थी ये लाइसेंस देने की। नेक्स्ट है आर्टिकल 160 जो कि डील करता है एक्सटॉपल ऑफ एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज और लाइसेंसी, सॉरी एक्सटॉपल ऑफ एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बेली और लाइसेंसी। यानी यहाँ पर जो ये स्टॉपल की ऑब्लिगेशन लग रही है वो लग रही है एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज पे और बेली पे और लाइसेंसी। अब इस आर्टिकल को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी है कि जो यहाँ पर टर्म्स है ना, लाइसेंस तो पिछले में कवर होगी इसलिए इसको रह लेते हैं। जो बिल ऑफ एक्सचेंज है और जो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलवेट है, इसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलवेट को डिस्कस करेंगे तो उसमें बेली ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा, इसलिए बिल ऑफ एक्सचेंज और जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलवेट है ये जो टर्म्स है ये पहले डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग इस आर्टिकल के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज बेसिकली एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ये एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर एक पर्सन एक अनकंडीशनल ऑर्डर दे रहा होता है एक पार्टी को, और ये जो अनकंडीशनल ऑर्डर दे रहा होता है जो पर्सन उसे हम कहते हैं ड्रॉयर, और जिसको ऑर्डर दे रहा होता है उसे कहते हैं ड्रॉई। ऑर्डर ये दे रहा होता है कि आपने जो है ये अमाउंट जो पहले इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पर, इस डॉक्यूमेंट पर, इस बिल ऑफ एक्सचेंज में मेंशन कर दी है, वो आपने एक रिक्वायर्ड एक स्पेसिफाइड पर्सन को पे करना है, और जिस पर्सन को पे करने का ऑर्डर दे रहा होता है उसे हम कहते हैं पे।
इसकी बहुत बेटर एग्जांपल है जिससे क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली बिल ऑफ एक्सचेंज है क्या। वो है चेक। चेक के अंदर क्या होता है, एक पर्सन के पास उसकी चेक बुक है, उस चेक के ऊपर वो क्या चीज़ इंडोर्स करता है, वो अपनी साइल वगैरह करता है, वो एक अमाउंट वेंशन कर देता है और एक पर्सन का लाभ वेंशन कर देता है कि इसको ये पैसे पे कर ले। फिर वो जिस बंदे को पैसे पे कर ले होते हैं वो बंदा जो है वो बैंक में जाता है और उस कैश को विड्रॉ कराता है, सॉरी जो अमाउंट उस चेक पर होती है वो उसको निकलवा लेता है, उसे देता कौन है, अमाउंट के बैंक देता है। तो यहाँ पर जो है वो बेसिकली ड्रॉयर जो है वो एक पार्टी है जो चेक साइल कर रहा है, उस पर उसने एक अमाउंट मेंशन कर दी है और वो बेसिकली जो पैसे दे रहा है वो बैंक दे रहा है। तो उसने बेसिकली जो अमाउंट मेंशन की है वो उस चेक आपका बैंक से कैश होगा, तो वो बेसिकली बैंक को एक अनकंडीशनल ऑर्डर दिया जा रहा है कि आपके पास की जो अमाउंट जो मैंने मेंशन की हुई है और फलां बंदे के फेवर में मैंने चेक बुलाया है, दिया है, इशू कर रहा हो गई, जब ये आपके पास आएगा यानी बैंक को वो अनकंडीशनल ऑर्डर दे रहा है, आपने ये अमाउंट जो स्पेसिफाइड अमाउंट है इसके ऊपर ये आपने उसे पे कर देनी है और बैंक उसे वो पे कर देता है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में बेसिकली 3 पार्टीज होती है, ड्रॉयर, ड्रॉई एंड पेई। ड्रॉई जो है वो बिल जो है वो ये डॉक्यूमेंट जो है वो इंडोर्स करता है, अमाउंट मेंशन कर देता है, एक अनकंडीशनल ऑर्डर देता है एक पार्टी को जिसे हम ड्रॉई कहते हैं कि आप लोग ये अमाउंट फलां पार्टी को जिसका लाभ मेंशन उसे पे कर ले है, और पेई जो है वो एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। और अब आ जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलवेट की तरफ। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 148 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में बताई गई है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलवेट बेसिकली मूवेबल प्रॉपर्टी से मुतल्लक होता है जिसके अंदर एक पार्टी अपनी जो प्रॉपर्टी है ना मूवेबल प्रॉपर्टी वो कुछ टाइम पीरियड के लिए किसी दूसरी पार्टी को हैंड ओवर करती है कोई स्पेसिफिक पर्पस के परफॉर्म होने तक, और जैसे ही वो स्पेसिफिक पर्पस पर पूरा हो जाता है जो जिस पार्टी को प्रॉपर्टी हैंड ओवर की होती है उसने जो एक्चुअल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी होता है उसको वो पूरा पर्पस पूरा होने के बाद वो प्रॉपर्टी हैंड ओवर कर देनी होती है। तो जो पार्टी जो एक्चुअल ओनर प्रॉपर्टी है जो कि अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी किसी स्पेसिफिक पर्पस को करवाने के लिए दूसरी पार्टी को हैंड ओवर कर रही है, वो हैंड ओवर करने वाली पार्टी जो है वो बेलर कहलाती है, और जिसको ये हैंड ओवर की जा रही होती है उसे हम बेली कहते हैं, यानी अबालती उसके पास वो अबालत के तौर पर होती है। जब तक वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए उसने उसे प्रॉपर्टी दी है वो पूरा नहीं हो जाता तब तक वो उसे अपने पास रिटेन यानी रखता है। जैसे ही पूरा हो जाता है उसके ऊपर एप्लीकेशन होती है कि उसने वो प्रॉपर्टी दोबारा हैंड ओवर कर देनी है बेलर को। इसकी परफेक्ट एग्जाम्पल ये है कि आप जो है वो जा रहे हो किसी जगह पे, आप जा रहे हो जॉब पे, सडनली आपका जो है वो टायर पंक्चर हो गया, आप बाइक से जा रहे हो और आपका टायर पंक्चर हो जाता है। अब आपको समझ नहीं आती कि मैं तो लेट हो जाऊंगा ऑफिस से, रास्ते में आपको एक मैकेनिक नज़र आता है, आप उस मैकेनिक के पास अपनी बाइक लेकर जाते हो और उसे कहते हो कि मैं जो है 5 बजे मुझे छुट्टी हो जाएगी, आपने जो है वो मेरी बाइक ठीक कर रख ली है और मैं आपसे ये आते हुए ले लूँगा, और आप उसे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देते हो और कुछ पैसों का आपके दरमियान मुतालबा फिक्स हो जाता है। फॉर एग्जांपल वो आपसे कहता है कि इसके अंदर जो है वो टायर पड़ेगा और कोई चेल वगैरह का इशू है, तो वो आप जो है वो पैसे ले लेता है और आप उसे कहते हैं ठीक है 5 बजे आकर मैं आपसे अपनी बाइक वापस ले जाऊँगा, और ख़ुद आप जो है वो ऑटो करवाते हो और अपने ऑफिस चले जाते हो। और आपका फ़ोन नंबर आपने उसे दे दिया है कि जैसे ही ये ठीक हो जाए तो आपने मुझे कॉन्टैक्ट कर देना है, उसने भी आपसे ले लिया कि ठीक है जैसे ही ठीक हो जाएगी मैं आपको हैंड ओवर कर दूँगा। अब ये जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी आप उसके एक्चुअल ओनर से बाइक के, आपने अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी कुछ टाइम पीरियड के लिए जो मिस्त्री है वकैले का उसको दी, उसके पास ये किस पर्पज़ के लिए है कि उसने उसे रिपेयर करना है आपकी बाइक को, और जैसे ही उसने वो रिपेयर कर दे ली है उसने आपको ये आपकी हैंड ओवर कर देनी है प्रॉपर्टी। तो ऐसा बेली ऐसा वालती उसने वो प्रॉपर्टी अपने पास रखी होती है। तो ये बेसिकली होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलवेट, और बेल और बेली का भी पता चल गया कि वो कौन कौन होते। इस आर्टिकल के अंदर बेसिकली इन पार्टीज़ के ऊपर ऑब्लिगेशन लगी हुई है एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज पे, बेली पे और लाइसेंसी पे। क्या इनके ऊपर ऑब्लिगेशन एस्टेबल की किस हवाले से, इसका भी पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद डायरेक्ट से रीड करेंगे। एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज पे बेसिकली ये ऑब्लिगेशन है कि वो इस चीज़ से डिलाई नहीं कर सकता, उसे इस चीज़ से स्टॉप किया गया है कि वो इस फैक्ट से डिलाई नहीं कर सकता कि जो ड्रॉयर था जिसने उसके फेवर में वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ये बिल ऑफ एक्सचेंज डिज़ायर किया है, वो ये नहीं कह सकता कि जिस टाइम उसने ये डिज़ायर किया है उसके पास अथॉरिटी ही नहीं थी इसको इंडोर्स करने की इस बिल ऑफ एक्सचेंज को। और बेली ये नहीं कह सकता कि जिस टाइम ये जो पर्सन मुझे मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलवेट किया था उसके पास ये अथॉरिटी ही नहीं थी करने की, मतलब वो जो एग्जांपल बाइक वाली हमने दी है वो ये नहीं कह सकता उस टाइम कि ये चोरी की बाइक थी, वो ये इस चीज़ पे ये नहीं कर सकता कि उसके पास
वो ये इस फैक्ट से वो ये नहीं कह सकता, मतलब उसके टाइटल को डिलाई नहीं कर सकता बाइक होल्डर के। और जो इसी तरह लाइसेंसी है उस पर ये ऑब्लिगेशन है, उसे इस चीज़ से स्टॉप किया गया है कि वो ये नहीं कह सकता जो लाइसेंसर है जिसने उसे लाइसेंस ग्रांट किया होता है कि जिस टाइम से उसे लाइसेंस ग्रांट किया उसके पास अथॉरिटी नहीं थी मुझे लाइसेंस ग्रांट कर लेगी। फॉर पर्पस ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग बेयर एक्ट से रीड करते हैं। सो कह रहे लो एक्सेप्टर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज शैल बी परमिटेड टू डिनाई दैट द ड्रॉयर हैड अथॉरिटी टू ड्रॉ सच बिल और टू इंडोर्स इट। सिंपल है कि कोई भी एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज उस पर ये ऑब्लिगेशन है, उसे स्टॉप किया गया है कि वो इस फैक्ट से डिनाई नहीं कर सकता कि जो ड्रॉयर है उस बिल ऑफ एक्सचेंज का उसके पास ये अथॉरिटी नहीं थी इस बिल को ड्रॉ करने की या इसे इंडोर्स करने की। साल के तौर पर जो पर्सन बैंक में जा रहा है पेई उस चेक को कैश कराने के लिए जो ड्रॉयर ने उसके फेवर में बनाया है, तो वो उस टाइम उस चेक को कैश कराने के टाइम ये नहीं कह सकता कि भाई इसके पास तो ये चेक इशू करने की अथॉरिटी ही नहीं थी। And nor shall any bailee or licensee be permitted to deny that his bail or licensor had at a time when the bailment or license commenced authority to make such bailment or grant such license। इसी तरह जो बेली है और जो लाइसेंसी उन पर भी पार है, उन्हें भी स्टॉप किया गया है कि वो इस चीज़ के इस फैक्ट से डिनाई नहीं कर सकते कि जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हुआ या जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ग्रांट ऑफ लाइसेंस हुआ उस टाइम जो बेलर है और जो लाइसेंसर है उसके पास अथॉरिटी ही नहीं थी इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट करने की या फिर जो है वो लाइसेंस को ग्रांट की। साल के तौर पर कि वो जिस टाइम अपनी बाइक उससे ठीक करवाने आया है बेलर उस मैकेनिक से जो कि बेली है, बेली उस टाइम ये नहीं कह सकता कि जो बाइक आप मेरे पास ठीक करवाने लेकर आए हो वो आपकी है ही नहीं, मतलब चोरी की है। वो इस तरह की कोई चीज़ नहीं कह सकता, वो उसके टाइटल को चैलेंज नहीं कर सकता, वो उस अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर सकता। फर्दर अब इसकी दो एक्सप्लेनेशन हैं। द एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज मे डिनाई दैट बिल वाज रियली ड्रॉन बाय द पर्सन So explanation 1 है, the acceptor of bill of exchange may deny that the bill was really drawn by the person by whom it purport to have been drawn. So पहले तो हमने ये कह दिया कि उस पर ये स्टॉप है, इस पर बार है कि वो उसकी अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर सकता कि आया कि आप ये ड्रॉ कर सकते थे, ये बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर सकते थे, नहीं मतलब चेक वगैरह इशू कर सकते थे, नहीं, वो इस अथॉरिटी को तो चैलेंज नहीं कर सकता। हाँ अलबत्ता उसके पास ये राइट है कि वो इस चीज़ को चैलेंज कर सकता है कि जिस पर्सन के बारे में ये कहा जा रहा है ना कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज इसने ड्रॉ किया है, वो ये चैलेंज कर सकता है कि ये इसने ही ड्रॉ किया है या नहीं किया। वो उस पर्सन का बारे में ये चीज़ चैलेंज कर सकता है लेकिन वो उसकी अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर सकता। एंड एक्सप्लेनेशन 2, if a bailee deliver the goods bailed to a person other than a bailer, he may prove that such person had a right to them as against a bailer. So first of all तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि वो उसकी अथॉरिटी कोई नहीं चैलेंज कर सकता था, बेली भी कि इसके पास कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट करने की अथॉरिटी थी या नहीं, उस चीज़ को तो वो चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो यही बाउंड है कि वो जो बेल आइटम उसे ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं वो भी उसने उसी बेलर को ही हैंड ओवर करने डिलीवर करने हैं, वो किसी और पार्टी को भी डिलीवर कर सकता है, ये उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है। लेकिन जब वो डिलीवर कर रहा है तो उस टाइम उसके ऊपर ये ऑब्लिगेशन आ जाती है कि उसने ये साबित करना है, उसे ये साबित करना पड़ेगा कि जिस बेलर के अलावा जिस ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के आइटम है वो जिससे हैंड ओवर कर रहा है उसके पास बेटर टाइटल था बेलर के ख़िलाफ़ इस आइटम को रिसीव कर लेगा। इसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि फॉर एग्जांपल वो जो बाइक वाली एग्जांपल ही ले ले कि उसे अब 5 बजे जो छुट्टी होनी थी वो खुद नहीं आ सकता था, तो उसने अपने भाई से कह दिया कि आप जो है मेरी तरफ से जाके ये मैकेनिक का नंबर है इससे कॉन्टैक्ट करे और उसकी शॉप है फ़लाँ जगह पर जाके बाइक रिसीव कर ले। वो वहाँ पर जाकर उससे मैकेनिक से मिलता है, उसे कहता है कि मैं उसका भाई हूँ और उसकी फ़ोन पर से बात करा देता है, तो वो फिर उससे बाइक ले आता है जो बाकी पैसे रह जाते हैं पेमेंट करके। तो इस तरह ये इसकी एग्जाम्पल है कि वो उसकी अथॉरिटी को तो चैलेंज नहीं कर सकता था लेकिन वो उसके अलावा किसी दूसरे पर्सन को वो बेलमेंट आइटम डिलीवर हैंड ओवर कर सकता है, लेकिन उस टाइम से ये चीज़ साबित करनी पड़ेगी कि उसके पास बेटर टाइटल था उस पर्सन को जिसको वह हैंड ओवर कर रहा हो बेलर के निस्बत कि उससे ये आइटम डिलीवर कर दिए जाए। तो ये आर्टिकल 160 भी हमारा कवर हो गया।